लास्ट क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, अणु संख्या गुणन। ठीक है, विलयन के वे गुणन जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि उनकी प्रकृति पर, अणु संख्या गुणन कहलाते हैं। इनमें से हमने 3 अणु संख्या गुणन पढ़ लिए थे। पहला बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक पुण्य और तीसरा हमारा था हिमांक अवनमन। 3 अणु संख्या गुणन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा चौथा और लास्ट आपके अणु संख्या गुणन है परासरण दाब। परासरण दाब इसे पाई से दिखाते हैं। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि उनकी प्रकृति पर। ठीक है, तो सबसे पहले परासरण दाब को समझने से पहले हमें 2-3 वर्ड परासरण और विसरण को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विसरण क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, नॉर्मली 9th-10th में भी पढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ जो कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, जैसे परफ्यूम की बोतल है, उसमें परफ्यूम ज़्यादा भरा रहता है, उसको ढक्कन को खोलते हैं तो कमरे में फैल जाता है। तो उच्च सांद्रता से किधर की ओर गया? निम्न सांद्रता की ओर फैल गया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। गैसों का क्या होता है? विसरण होता है। गैसों में ये घटना देखने को हमें मिलती है। जनरली पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वर्ड है परासरण, जिससे रिलेटेड है हमारे पास परासरण दाब। परासरण की क्रिया क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक व्यक्तिगत देखते हैं। एक पात्र ले रहे हैं, ठीक है, इस पात्र में हमने जल भर लिया। ठीक है, जल खाली विलायक हम बोल सकते हैं, इसमें कोई विलय मौजूद नहीं। ठीक है, इसमें हमने एक ईप लगा दी। ठीक है, और इस ईप के अंदर हमने एक विलयन भर दिया, और वो विलयन है हमारे पास शर्करा का विलयन, शर्करा का प्लस जल का विलयन। मतलब आप समझिए होंगे, शर्करा तो विलय होगी और जल क्या होगा? विलायक होगा। और इस ईप के अंतिम सिरे पर एक झिल्ली लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं हम SPM, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, कुछ समय बाद जैसे हम यहाँ पर लेवल नोट कर लेते हैं, यहाँ तक हमारे पास शर्करा का विलयन भरा हुआ है। कुछ समय बाद हम देखते हैं जो विलायक के अणु हैं वो इस ईप में से होते हुए अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होते हुए विलयन की ओर गमन करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो लेवल है वो बढ़कर यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ये जो लेवल है वो बढ़कर हम मान के चले H हाइट तक इसने चढ़ गया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण। या आप देखते हो इसमें विलय मौजूद है, तो इस विलयन की सांद्रता कैसी होगी? उच्च। इस विलयन की सांद्रता कैसी होगी? उच्च। और इसमें विलय मौजूद नहीं है, तो इसकी सांद्रता कैसी होगी हमारे पास? निम्न। तो हम दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, निम्न सांद्रता से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर गमन या उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूँ,
विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। या निम्न सांद्रता से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, विसरण समझ में आ गया। इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल विलायक के अणुओं को एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती। इसका काम यही है कि ये केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देगी। और किधर से किधर जाएगी? वो ऑटोमेटिक जाते हैं, निम्न सांद्रता से किधर की ओर जाएंगे? उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हमारी परासरण कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये चित्र दे रखा है आपकी बुक में, एक डायग्राम से और परासरण की प्रक्रिया को समझाया गया, उसको और देखते हैं हम। जैसे हमारे पास एक पात्र है और उस पात्र के अंदर हम दो भाग डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। इसके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, लगा दो। ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने एक विलयन भर दिया और यहां हमने दूसरा विलयन भर दिया। दोनों का लेवल सेम रखेंगे। यहां एक विलयन भर दिया है जिसकी सांद्रता कैसी है? निम्न। ठीक है। और एक विलयन हमने यहां भर दिया है जिसकी सांद्रता कैसी है? उच्च। ठीक है। और यहां हमने दो पिस्टन लगा दिए हैं। पिस्टन है हमारे पास, एक तो P1 पिस्टन और एक पिस्टन बेटा हम यहां लगा देते हैं। ये हमारे पास है जो P2 पिस्टन, घर्षण रहित पिस्टन है आपके, इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। और दोनों विलयनों को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जोड़ दिया। आप क्या देखते हो बेटा? कुछ समय बाद निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु, किसके अणु? विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं या उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। तो आप देखते हो ये पिस्टन तो बेटा नीचे की ओर आएगा, ये पिस्टन किधर की ओर आने लग जाता है? नीचे की ओर। और ये पिस्टन जो है हमारे पास, ये पिस्टन जो है वो किधर की ओर जाता है? ऊपर की ओर। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है कब तक चलती रहेगी? जब तक कि दोनों विलयन की सांद्रता समान ना हो जाए। समझिए आप, निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक कि दोनों विलयन की कंसंट्रेशन, जैसे इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है, जब तक कि दोनों विलयन की सांद्रता जो है बराबर ना हो जाए, C1 बराबर किसके ना हो जाए? C2 के ना हो जाए, तब तक परासरण की क्रिया चलती रहेगी। ठीक है बेटा। अब आपके पास ये तो परासरण की क्रिया हो गई जो कि विलयन की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। अब विलयन की सांद्रता जिसकी उच्च थी उसकी तरफ विलायक के अणु जा रहे थे, यानी विलय की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? विलय के कणों की संख्या पर। ठीक है। तो सांद्रता बढ़ेगी तो परासरण की क्रिया भी क्या होगी? बढ़ेगी। विलायक के अणु विलयन की ओर ज्यादा गमन करेंगे। ठीक है। क्योंकि अब हमें पढ़ना है परासरण दाब, जो कि एक पॉलीरेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं,
ये जो प्रक्रिया चल रही है इसी के अंदर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर पिस्टन को हटाकर, पिस्टन को हटाते नहीं है, पिस्टन को लगा रहने देते हैं, पिस्टन पर एक वेट रख देते हैं, वेट रख देते हैं W, यहाँ पर W वेट रख देते, ठीक है, वेट रख दिया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो विलायक के अणु हैं उनका विलयन की ओर जाना रुक जाएगा, ठीक है। इतना वेट रख दिया हमने इसके ऊपर, इतना वजन रख दिया कि विलायक के अणुओं का विलयन की ओर जाना क्या हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब। डेफिनेशन लिखे हैं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब। क्या कहलाता है आपके पास, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब, यहाँ पर हमने एक ऐसा वेट रख दिया जिससे परासरण की क्रिया रुक गई, विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलयन की ओर जाने से क्या हो गए, रुक गए। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब भी क्या कहलाता है बेटा, परासरण दाब कहलाता है। एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं परासरण दाब की, ठीक है। वह दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन की ओर जाने से रोकता है, वह दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाने से रोकता है, वह क्या कहलाता है, परासरण दाब। तो यहाँ पर जो वेट लगा रहे हो, प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, जो वेट रख के, वो प्रेशर ही किसके बराबर होगा, हमारे पास परासरण दाब के बराबर होगा, ठीक है। परासरण दाब की प्रक्रिया में परासरण की क्रिया आपको याद रखनी है, रुक जाती है, परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब परासरण दाब बढ़ता भी जाता है, घटता भी जाता है। यदि विलयन की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, समझे आप, यदि विलयन की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो परासरण की क्रिया भी बढ़ेगी, विलायक के अणु ज्यादा विलयन की ओर जाएंगे, विलायक के अणु जब ज्यादा विलयन की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दाब भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी परासरण दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो विलयन की सांद्रता बढ़ाने का मतलब है आप विलय की मात्रा बढ़ाओगे, विलय के कणों की संख्या बढ़ाओगे तो विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो विलायक के अणु विलयन की ओर ज्यादा जाएंगे, ज्यादा जाएंगे तो उन्हें रोकने के लिए हमें ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। तो परासरण दाब जो है वो विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। उच्च सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होता है, ठीक है। तो परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म हो गया, कैसे, वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, बढ़ेगा, विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, विलय की कणों की संख्या कम होगी तो परासरण दाब भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो परासरण दाब क्या है, परासरण क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। विसरण क्या है, विसरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण। इसमें किसी प्रकार के कोई आपको झिल्ली वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली होता है, ऐसे कराने के लिए कोई बाह्य साधन की आवश्यकता भी नहीं होती, ठीक है। गैसों में देखने को मिलता है। परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर गमन बोल सकते हैं, या निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण। परासरण की प्रक्रिया जो चल रही है ऑटोमेटिकली, उसे रोकने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जो दाब लगाया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, परासरण दाब। विलयन की सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ परासरण दाब भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। यह आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। डेफिनेशन भी बेटा मैंने आपको बता दी है, आप नोट कर सकते हो, ले सकते हो, डेफिनेशन मैंने 2-3 बार बोली है, ठीक है। तो ये परासरण दाब हो गया। अब परासरण दाब के बारे में अगर हम देखें तो आपके पास जो आते हैं परासरण दाब के नियम, आपको दिखाई सही देखा, ठीक है। तो परासरण दाब के जो नियम हैं वो हमारे पास सबसे पहले आता है बॉन्ड ऑफ परासरण, पहले मैं एडिट कर देता हूँ, परासरण दाब के नियम, ठीक है।
तो परासरण दाब के नियम में सबसे पहला आता है हमारे पास बॉन्ड ऑफ बॉयल का नियम। बॉन्ड ऑफ बॉयल का नियम, बॉन्ड ऑफ बॉयल का नियम, बॉन्ड ऑफ बॉयल का नियम। परासरण दाब का पहला नियम है बॉन्ड ऑफ बॉयल का नियम। ये क्या कहता है कि जो परासरण दाब है वो विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और सांद्रता जो होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं पाई जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के। भाई आयतन बढ़ाओगे तो सांद्रता घटती जाएगी, आयतन घटाओगे तो सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ाते हो तो परासरण दाब बढ़ता है, अभी अभी बढ़ा था। विलयन की सांद्रता को बढ़ाओगे तो परासरण दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, विलयन की सांद्रता घटाओगे तो परासरण दाब भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। सांद्रता किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सांद्रता कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो सांद्रता ज्यादा होगी। तो सांद्रता के अकॉर्डिंगली आप देखते हो दाब निर्भर करता है और उसी पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ परासरण दाब भी क्या होता जाता है, घटता या बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको दे देता हूं बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा नियम आता है हमारे बॉन्ड ऑफ दाब ताप नियम। दूसरा नियम है हमारे पास बॉन्ड ऑफ दाब ताप नियम। ठीक है, बॉन्ड ऑफ दाब ताप नियम क्या कहता है कि जो परासरण दाब है, जो परासरण दाब है वो परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप यानी ताप बढ़ाने के साथ साथ परासरण की क्रिया बढ़ेगी। विलायक के अणु ज्यादा विलयन की ओर गमन करेंगे। ताप बढ़ाने के साथ साथ विलायक के अणु ज्यादा विलयन की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं पाई जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, T अपॉन B के। यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाकर एक स्थिरांक लगाते हैं हम S अपॉन ST अपॉन B। तो हम लिख सकते हैं पाई B इज इक्वल टू ST। S क्या है यहाँ, S यहाँ पर विलयन स्थिरांक है। S क्या है, विलयन स्थिरांक है। और इसको दे देते हैं बेटा हम समीकरण नंबर 3। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, ये समीकरण किसके लिए बना है, यहाँ पर n बराबर 1 मोल है बेटा। n बराबर कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल के लिए यदि आप 1 मोल ले रहे हो मिले के तो आपके पास ये समीकरण बनेगा। कंसंट्रेशन में 1 मोल ले रहे हो, 1 मोल से ज्यादा ले रहे हो आप तो ये समीकरण चेंज हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा पाई B इज इक्वल टू NST। ये n मोल के लिए हो जाएगा। समीकरण 4 जो है वो किसके लिए हो जाएगा, n मोल के लिए। इसके लिए होगा n मोल के लिए। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा नीचे हो गया। पाई B इज इक्वल टू NST, n मोल के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम से डेरिवेशन निकलेगा परासरण का। बॉन्ड ऑफ बॉयल का नियम ये कहता है कि जो स्थिर ताप दाब पर विलयन की सांद्रता परासरण दाब के समानुपाती होती है। सांद्रता वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो सांद्रता की वजह हम देख सकते हैं 1/v। तो आयतन बढ़ने के साथ परासरण दाब क्या होगा, घटेगा। और आयतन घटने के साथ परासरण दाब बढ़ेगा। सेम सांद्रता के साथ भी एक कंडीशन होगी। बॉन्ड ऑफ दाब ताप का नियम ये कहता है कि जो परासरण दाब है वो ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है जो केल्विन में होता है। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ साथ परासरण दाब की क्या होती जाएगी, क्रिया बढ़ती जाएगी। पाई प्रोपोर्शनल आ गया T और T अपॉन B के समीकरण 1-2 से। S जो है हमने एक समानुपाती स्थिरांक लगाया है जो विलयन स्थिरांक है, इसको हम चेंज कर देंगे अभी गैस स्थिरांक में। पाई B इक्वल टू ST मॉडिफाई कर दें इक्वेशन। यहाँ पर n इक्वल टू 1 मोल के लिए अगर n मोल ले लें, n मोल का मतलब आपके पास 1 मोल के अलावा 2, 3, 4 मोल है, तो यहाँ पर पाई B इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई B इक्वल टू क्या आ जाएगा NST। ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये समीकरण 4 है।
ठीक है ना, n मोल के लिए हो गया ये समीकरण आपके पास। तो ये समीकरण बन गया। अब आगे देखते हैं हम इसको। तो ये परासरण दाब के नियम से हमारे पास परासरण का फॉर्मूला निकल के आ गया। हमारे पास क्या निकल के आया, पाई बी इज इक्वल टू एन एस टी। यदि s इज इक्वल टू r के मान लिया जाए तो पाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, n r। ये समीकरण है। न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा यही काम में आएगा। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। पाई इज इक्वल टू n अपॉन b हम क्या लिख सकते हैं, r t। n अपॉन b क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन के विलयन की सांद्रता होगी, जैसे मोलरता की टर्म में देखा जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, आप चाहो तो इस जगह m भी लिख सकते हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं m। ठीक है, मोलरता तो CRT ये समीकरण भी आएगा काम में, ये समीकरण भी काम में आएगा। ये और ये तो सेम है। ये जो समीकरण काम में आने वाले ये बेटा किसमें काम में आएंगे हमारे पास, न्यूमेरिकल। ये जो समीकरण हमारे पास काम में आने वाले हैं वो किस में काम में आएंगे, न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। न्यूमेरिकल के लिए आप इसे और मॉडिफाई कर सकते हो भाई। पाई इक्वल टू CRT, C इक्वल टू क्या आता है, n अपॉन b। तो ये समीकरण को और मॉडिफाई किया जा सकता है। n का मान रख सकते हो बेटा WA या आपने WB मान लो, क्योंकि विलेय के मोलन सम हमेशा x भी मानते आ रहे हैं। तो WB अपॉन NB इनटू आपके पास विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में, तो इसको ml में चेंज करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1000 और इनटू में कितना आ जाएगा आपके पास RT। ये जो है फॉर्मूला हमारे पास पूरा काम में आएगा। मोलरता का हमने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर ये m का फॉर्मूला है बेटा, ये m का फॉर्मूला है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो विलेय के मोल को हम बदलेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अनुपात। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पाई क्या है इसमें, परासरण दाब। ठीक है बेटा, WB क्या है, WB जो है यहाँ पर विलेय का भार। NB क्या है, विलेय का अनुभार। ठीक है, B क्या है, विलयन का आयतन। R क्या है, R गैस स्थिरांक है बेटा, जिसका मान होगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, आप 0.821 वाला भी ले सकते हो। P क्या है यहाँ पे, परमताप जो केल्विन में चलता है। तो ये सारी जो वैल्यू है वो हमारे पास हो गई। ठीक है, आप इसकी जगह इसकी जगह एक वैल्यू और ले सकते हो 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये भी आर की वैल्यू काम में आ सकती है। 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये भी आर की वैल्यू हमारे पास काम में आ सकती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया बेटा, जिससे न्यूमेरिकल करेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल को देखने से पहले एक चीज और दे रखी है हमारे पास। परासरण की क्रिया के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन जो है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। परासरण की क्रिया के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है समपराश्रयी विलयन, एक होता है अति पराश्रयी विलयन, और एक होता है अल्प पराश्रयी विलयन। ठीक है, 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, समपराश्रयी विलयन, अति पराश्रयी विलयन और अल्प पराश्रयी विलयन। ठीक है, तीनों विलयन को हम देखें। एक ऐसा विलयन, 2 विलयन आपस में जुड़े हुए हैं, किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य विलयन के माध्यम से। ऐसे नहीं,
इसकी सांद्रता C1 है और इसकी सांद्रता क्या है C2। एक ऐसा विलयन जिसके अंदर दोनों विलयन की सांद्रता समान हो, C1 समान हो किसकी C2, C1 समान हो किसके C2, ऐसा विलयन समपराश्रयी विलयन कहलाता है। और समपराश्रयी विलयन के अंदर परासरण की क्रिया नहीं होती, ना तो विलायक के अणु विलयन की ओर, ना विलयन को इधर भी, क्योंकि दोनों विलयन की सांद्रता समान हो गई तो परासरण की क्रिया आपके पास नहीं होती बेटा। एक ऐसा विलयन जिसमें हम बोल सकते हैं दो विलयन आपस में जुड़े हुए हैं जिनकी दोनों की सांद्रता बराबर है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा समपराश्रयी विलयन कहलाता है। और ऐसे विलयन के अंदर आप क्या देखते हो परासरण की क्रिया नहीं होती। C1 बराबर C2 ये हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने नीचे लिख रखा ये SPM, ठीक है। ऐसा विलयन क्या कहलाएगा आपका समपराश्रयी विलयन। दूसरा विलयन आता है बेटा अतिपराश्रयी और अल्पराश्रयी, दोनों के एक साथ देखते हैं। दो विलयन आपस में जुड़े हुए किसके माध्यम से SPM के माध्यम से, ठीक है। नीचे लिखता हूँ SPM में एक की सांद्रता C1 है और एक की सांद्रता क्या है C2। तो दो विलयन जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे एक की सांद्रता C1 एक की सांद्रता, यदि एक विलयन की सांद्रता ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा है वो दूसरे विलयन के सापेक्ष कैसा विलयन होगा अतिपराश्रयी विलयन होगा। यहाँ पर C1 जो सॉल्यूशन C1 सांद्रता वाले विलयन दूसरे C2 सांद्रता वाले विलयन की तुलना में कैसा होगा अतिपराश्रयी होगा। दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है वो क्या कहलाएगा अल्पपराश्रयी विलयन। दो विलयन जिनकी सांद्रताओं में अंतर है, तो जिस विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन की सांद्रता की तुलना में अधिक है तो वह अतिपराश्रयी विलयन कहलाएगा, और जिस विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन के सापेक्ष कम है वह विलयन क्या कहलाएगा अल्पपराश्रयी। अतिपराश्रयी विलयन के अंदर परासरण की क्रिया होती है कि इसके अंदर विलायक के अणु आएंगे। भाई अल्पपराश्रयी विलयन से किधर की हो जाएंगे विलयन की अतिपराश्रयी, भाई जिसकी सांद्रता ज्यादा उधर की तरफ तो विलायक के अणु गमन करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें, आपके पास एक सेल एक कोशिका की जो कंसंट्रेशन होती है सांद्रता होती है वो 0.9% होती है, यानी आप समझ गए होंगे 0.9 जो है आपके इसमें अदर कंटेंट्स होंगे सॉल्यूट होंगे, बाकी जल जो है वो सॉल्वेंट होगा। यदि मैं इसको 0.9% से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखूं, एक ऐसा सॉल्यूशन लें जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से अधिक है, तो आप सभी देखते हो इसमें जो विलयन मौजूद है वो सारा कहाँ जाता है बाहर आ जाता है और ये कोशिका संकुचित हो जाती है। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन की घटना। तो जो विलयन है ये दूसरा विलयन है वो अतिपराश्रयी विलयन हो गया और कोशिका का विलयन कैसा हो गया अल्पपराश्रयी विलयन। इसी का उल्टा कर दिया जाए, इस कोशिका को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए जिसकी सांद्रता 0.9% है और इस सॉल्यूशन को जो ले रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, तो अब यहाँ से जल के अणु जो हैं वो इस कोशिका में जाएंगे और ये कोशिका क्या हो जाएगी फूल जाएगी, ज्यादा फूल गई तो फट जाएगी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में सेल क्या हो जाती है डेड हो जाती है, इस वाली कंडीशन में भी और इस वाली कंडीशन में। तो हमें एक फिक्स कंसंट्रेशन बनाए रखनी पड़ती है हमारी बॉडी में जिससे सेल डेड ना हो, ठीक है। एक और बेस्ट एग्जांपल आप देखते हो किशमिश होता है, पानी में डाल देते हो तो फूल जाता है, क्योंकि किशमिश के अंदर जो शर्करा का विलयन होता है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है और पानी जो है वो विलायक है, तो विलायक के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जल के अणु और फूल जाते हैं। उसी किशमिश को नमक के पानी में डाल दो अधिक सांद्रता वाले में, तो वो आपके क्या हो जाएगा संकुचित हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि हमारे बीन्स में जो इंजेक्शन लगता है उसकी कंसंट्रेशन भी आपके फिक्स रखते हैं हम 0.9%, ठीक है। तो परासरण की क्रिया के आधार पर सॉल्यूशन तीन प्रकार के हुए, समपराश्रयी, अतिपराश्रयी और अल्पपराश्रयी। बेटा समझ में आ गया होगा। दोनों विलयन की सांद्रता समान होगी यहाँ पे C1 = C2।
यहाँ पर एक की ज्यादा होगी वो और एक की कम होगी, जिसकी ज्यादा होगी वो अति पराश्रयी होगा और जिसकी कम होगी वो अल्प पराश्रयी होगा। तो ये परासरण की क्रिया के आधार पर जो विलयन है वो बेटा 3 प्रकार के हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। एक है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब क्या होगा? ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो बेटा बिलियन की सांद्रता दी है m/10 यानी 1/10 होगी, 1/10 m। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। 273.15 होता है पर हम एग्रीगेट ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। R आप सभी जानते हो दाब, तो दाब के लिए यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.0821 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और एक फार्मूला परासरण दाब का आप सभी ने पढ़ा है, पाई इक्वल टू CRT। C की वैल्यू क्या है 1/10, R की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.0821 और T की वैल्यू क्या है 300। तो ये हमारे पास पूरा न्यूमेरिकल हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2.46 atm। तो बेटा ये न्यूमेरिकल हो गया। CRT के फॉर्मूले से आप चेक कर लें एक बार इसको। सॉरी, ठीक है बेटा। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 4% यूरिया का 4% यूरिया का 4% यूरिया का एक यूरिया का विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के साथ समपराश्रयी है। तो यौगिक A का अणुभार ज्ञात। तो क्वेश्चन दे रखा है 4% यूरिया का विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक के A के 12% विलयन का समपराश्रयी है। तो यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार ज्ञात करवा है बेटा। तो फॉर्मूला आपको पता है पाई इक्वल टू CRT, अभी पढ़ा था, ठीक है। 4% यूरिया, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मूले को, अपन एक काम करते हैं क्योंकि भार चाहिए। तो पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू N/V/RT, पाई इक्वल टू WB/mv और ऊपर आएगा RT। ऊपर मैं एक काम करता हूँ, 1000 का भी तो गुणा करेंगे अपॉन V ml में इनटू क्या आ गया 8। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमारे पास काम में आने वाला है। तो अभी हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला काम आएगा। तो डायरेक्ट मैं इसी जगह इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का, ठीक है। अब बोल रहा है 4% यूरिया का, तो यूरिया का हम भार मान लेते हैं 100 पूरा
आपके पास 100 ग्राम पूरा पदार्थ है तो उसमें 4 ग्राम यूरिया हो गया, 4%। ठीक है, यूरिया का अणुभार हम निकाल सकते हैं, कितना होगा? यूरिया का फॉर्मूला बेटा आप सभी को पता होना चाहिए, NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुना 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर आएगा 14 प्लस 1 गुना 2। तो देख लो आप यहाँ पर 14 और 14 कितना हो गया 28, 28 और 4 कितना हो गया हमारे पास 32, 32 और 12 कितना होगा 44, 44 और 16 कितना आ जाएगा हमारे पास, आप जोड़ोगे तो 7। तो यूरिया का जो अणुभार हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, ये यूरिया का अणुभार आ गया। हमें दूसरा विलयन दिया है A जिसका 12% है यानी 12 ग्राम है, और इस A का ही हमें क्या ज्ञात करना है अणुभार। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अब विलयन के आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो विलयन कैसा है बेटा, समपराश्रयी। इसको तो मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, अभी काम का तो है, मतलब नया फॉर्मूला बनाएंगे हम। समपराश्रयी विलयन है तो समपराश्रयी विलयन की आपने क्वालिटी देखी होगी क्या, कि इसमें दोनों विलयन की सांद्रता समान होती है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों विलयन का परासरण दाब भी समान होगा। भाई जब दो विलयन है उनकी सांद्रता समान है, इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता C2 और दोनों बराबर है, तो उनका परासरण दाब भी बेटा समान होगा। ठीक है, अति पराश्रयी विलयन में एक विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा अति पराश्रयी विलयन का, और अल्प पराश्रयी विलयन में दूसरे विलयन का परासरण दाब कम होगा। ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोनों विलयन है की सांद्रता बराबर है तो उनका परासरण दाब भी बराबर होगा। अगर अल्प पराश्रयी या अति पराश्रयी विलयन है, एक की ज्यादा है और एक की कम है, तो एक का परासरण दाब जिसकी सांद्रता ज्यादा है उसका परासरण दाब ज्यादा होगा, और जिसकी सांद्रता कम है उसके परासरण दाब कम होगा। तो यहाँ पर समपराश्रयी विलयन है, आप समझ गए होंगे, तो दोनों की सांद्रता बराबर होगी। ठीक है, दोनों का परासरण दाब भी आपके पास कैसा है, बराबर है। तो आप देख रहे हो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम लिखते हैं C1RT बराबर किसके आ जाएगा, C2RT। C1RT की जगह मैं लिख रहा हूँ, एक को तो यूरिया का मान लो और एक को आप यौगिक A का मान लो, तो इसकी जगह लिखेंगे आप N/V, यहाँ यूरिया लिख देता हूँ बेटा मैं RT, और बराबर में यहाँ पर NaRT/V, यानी C और इसको चेंज कर दिया। और भी चेंज करते हो तो आप फॉर्मूला एक बार बना दो, क्या आएगा, W यूरिया अपॉन M यूरिया इंटू 1000 इंटू BmL इंटू में क्या आएगा R इंटू T। ये तो इधर वाले हिस्से का है, ऐसे उधर वाले हिस्से का बनाओगे आप WA अपॉन MA इंटू BmL में इंटू आपके पास कितना आएगा 1000 इंटू RT, ये बन गया। दिखाई दे रहा है बेटा, मैं एक बार चेक कर लूँ आपका, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो दोनों विलयन का हमने लिख लिया। आगे आप देखो, इसको सॉल्व करो तो W, इसमें दो चीजें कट रही है, देखो 1000 से 1000 कट जाएगी, RT से RT कट जाएगा, BmL से BmL कट गया। चेंज क्या है, W यूरिया M यूरिया, W यूरिया M यूरिया इज इक्वल टू WA अपॉन MA। यूरिया का भार हमें पता है कितना है 4, अणुभार कितना है 60 बराबर, इसका भार हमें पता है कितना है 12, और इसका अणुभार हमें निकालना है, इसका भार अणुभार हमें निकालना है MA निकालना है। तो MA बराबर क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ तो 12 गुना कितना आएगा 60, और नीचे कितना आ जाएगा 4, MA को ऊपर ले गए। ठीक है, तो 4 किया कितना आ गया 12, यानी 180 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास Ma का क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास Ma का अणुभार आ गया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4% यूरिया का एक विलयन 12% विलयन के साथ समपराश्रयी है, तो समपराश्रयी विलयन की कंडीशन ध्यान रखना, परासरण दाब क्या होगा बेटा, समान होगा। ठीक है,
आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल सवाल है। परासरण दाब हम जो पढ़ रहे थे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेटा वो कंप्लीट हो जाती है हमारी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, चारों हमने डिस्कस कर लिए, इसके चारों के हमने न्यूमेरिकल भी देखे हैं। ठीक है, ओके, न्यूमेरिकल भी हम करेंगे लास्ट पार्ट में। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक बच रहा है बेटा, वो टॉपिक है हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।